निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? कि जो प्रियम्बल है, अगर मैं आपसे आज पूछूं एट प्रेजेंट मुझे बताइए कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है, माना जाता है या नहीं? आप कहेंगे जी भैया माना जाता है उसको। तो भारतीय संविधान का भाग किसमें नहीं बताया गया था? तो ये था बेरूबाड़ी केस, बेरूबाड़ी केस जो कि 1960 का है, 1960 का है। सज्जन सिंह, ये तो आर्टिकल 368 को लेकर के आपका उसकी प्रासंगिकता को लेकर के था 1964। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस है आपका साथी 1967 को। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई थी, इसमें कहा गया था जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार है उनमें संसद कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकती है। संसद संसद क्या नहीं कर सकती? उनमें कुछ भी साथी आपका अमेंड नहीं कर सकती है, कोई भी बदलाव नहीं कर सकती, यानी कि पार्लियामेंट कांट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। और ये कब का है आपका साथी? 1967 का है। अच्छा एक बात और आपको पता होना चाहिए, बोम्मई बोम्मई बनाम बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये किस वर्ष का है? बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, ये साथी आपका क्या बोलेंगे 1994 का वाद है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें प्रस्तावना को कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या बोलेंगे? प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कही गई थी। ओके, अब ऑप्शन ए को देखिए जरा। ऑप्शन ए क्या है आपका? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस किस वर्ष में हुआ था बताएं? तो केशवानंद भारती केस आपका हुआ था 1973 में, 1973 में। 1973 में 13 जजों की बेंच बैठी थी, 7-6 से इसका निर्णय आया, यानी कि 7 जज क्या थे? इसके पक्ष में थे। तो ये जो बात यहाँ पर की गई थी ना, मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकती है, तो इन्होंने क्या कहा आपका केशवानंद भारती से कि संपूर्ण संविधान को बदला जा सकता है। बोलो संविधान को बदला जा सकता है या नहीं? जैसे बहुत सारे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज आप देखते होंगे शोर मचाती हैं, सब अपने समय पे बदलती हैं, कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने संविधान में बदलाव नहीं किया हो। लेकिन बहुत सारी सरकारें जो लोगों को आपका भ्रमित करने के लिए बहुत बार क्या है ये बोलती रहती है कि तो संविधान को बदल देंगे। बोलो संविधान को बदला जा सकता है या नहीं? आप कहेंगे हाँ। 1973 के केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था संविधान को, पूरे संविधान को बदला जा सकता, पूरे संविधान को। तभी तो साथी इतने आप देखो ना कितने संशोधन हो गए आज तक, क्यों नहीं बदला जाता? तो संविधान को बदला बदला जा सकता है, लेकिन किस बात का ध्यान रखना है? बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी आपका केशवानंद भारतीवाद में क्या दिया गया था? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। मूल ढांचा बोले तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर फिर क्या है? तो उसी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा जो है वो नहीं बदलना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे? मूल ढांचा। और साथ में इन्होंने क्या कहा था? इसी वाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना वो आपका संविधान का भाग है, यानी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी? तो बंगाल के नवाबों की राजधानी जो हुआ करती थी वो कलकत्ता, वर्धमान, मुर्शिदाबाद। देखो मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से पहले कहां थी? मुर्शिदाबाद से पहले कौन बताएगा? मुर्शिदाबाद से पहले कहां हुआ करती थी? तो मुर्शिदाबाद से पहले हुआ करती थी ढाका। आप सबको पता होना चाहिए बंगाल के नवाबों में आपका जो और आपका औरंगजेब था उसका पोता था अजीमुस्तान, अजीमुस्तान का झगड़ा हो गया था मुर्शिद कुली खान से, तो इसलिए वो कहां ले गया था? ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। अब मुझे बताओ साथी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेके गया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेके गया था? तो मुंगेर लेके गया था आपका क्या बोलेंगे? मीर कासिम। क्या नाम है? मीर कासिम लेके गया था, मीर कासिम। मीर कासिम भी एक आपका साथी क्या है? बंगाल का नवाब था। और मुर्शिदाबाद किसने बताई थी? कुली खान ने। क्या नाम है इसका? मुर्शिद कुली खां, इसी के नाम पर। क्या बोलोगे? मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब किस वर्ष में बना था? तो याद रख लेना ये 1717 में। क्या बोलोगे? 1717 में आपका बंगाल में ये साथी आपका नवाब बन गया था, बंगाल में नवाब बन गया था। ओके, देखो यहाँ पर मीर कासिम, तो यहाँ पर आज इतना ही जानेंगे आपको, क्योंकि मीर कासिम और मीर जाफर वो तो हम पढ़ाएंगे आपका जब यूरोपियन शक्तियों के आपके जब हम झगड़ों के बारे में बताएंगे तब बताएंगे आपको बक्सर वगैरह। निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। काल कोठरी की घटना जिसको साथी ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल इंसिडेंट, ये किसने कराया था? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला बंगाल का एक नवाब था, सिराजुद्दौला पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, तो सिराजुद्दौला किसके बाद में बना था? अली वर्दी के बाद में। अली वर्दी बंगाल का नवाब था जो कि रहा था 1740 से 56 तक, और इसके बाद में आया था सिराजुद्दौला 1756 से 57। तो इसके समय पर ही घटना हुई थी काल कोठरी की घटना, जो हुई थी 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को। इसके लिए आरोप लगते हैं सिराजुद्दौला पर कि इसने 146 लोगों को 18/14 की एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें सुबह को कितने लोग जिंदा बचे? 23 लोग जिंदा बचे और बाकी लोग मर गए। ओके, बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था 22 से 23 अक्टूबर को, 2 दिन चला था 1764 में, 1764 में। ठीक है, इस वॉर में कौन कौन थे सामने बताना जरा। इसमें भैया मीर कासिम था, मैंने आपको बताया शायद अभी पिछले कल ही। मीर कासिम के साथ में कौन था बताना? मीर कासिम के साथ में आपका अवध का नवाब सूजा था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड था। और इन तीनों का जो सामना हुआ था वो किससे हुआ था? इन तीनों का सामना हुआ था आपका किससे? हेक्टर मुनरो से। किससे? हेक्टर मुनरो से। जीत किसकी हुई थी? हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। मीर जाफर की मौत हुई है आपका फरवरी 1765 में। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी बक्सर वॉर के बाद में, कब कब? पहली हुई थी 12 अगस्त 1765 को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। तो मुझे बताएं एक बार साथी फटाफट से कि क्रम क्या होगा? तो क्रम तो सीधे सीधे है, पहले कालकोठरी की घटना, फिर आपका बक्सर वॉर, फिर मीर जाफर की डेथ होगी और फिर इलाहाबाद की संधिया होगी, इलाहाबाद की संधिया होगी। तो 1 2 3 4 बन जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन ए एकदम से ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात, प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताएं जरा? प्लासी कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका साथी 1757 में। किस जगह हुआ था प्लासी का युद्ध बताएं? प्लासी का युद्ध मैंने आपको बताया किस जगह हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था ये आपको बताना है।
प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो आप कहेंगे प्लासी का युद्ध भैया भुगली कहें या भागीरथी कहें, एक ही बात होगी, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला किस पर भाग गया था? ऊंट पर बैठ करके भाग गया था, ऊंट पर बैठ करके। तो ये कब हुआ आपका? 23 जून को ये वॉर हुआ था, 23 जून को ये वॉर हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें सिराजुद्दौला भाग गया, तो क्या वो परमानेंट भाग गया था? आप कहेंगे नहीं, सिराजुद्दौला को पकड़ा गया किसके द्वारा? यहाँ पर क्या हुआ था आपका? प्लासी के वॉर में दो साइड है, कौन कौन सी दो साइड है बताना? प्लासी के वॉर में एक तरफ तो था आपका क्या बोलेंगे सिराज, यानी कि सिराजुद्दौला, और इसके खिलाफ कौन थी? आपकी अंग्रेज सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था? सिराज का सेनापति, उसका नाम बताओ मुझे। तो इसका सेनापति हुआ करता था मीर जाफर। मीर जाफर क्या है? मीर जाफर बंगाल का नवाब होने के लालच के बदले में किससे मिल गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इसने जो सेना थी और उसके साथ में राय दुर्लभ, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ मिल गए। तो सिराज की सेना जो थी 50,000 की, वो लड़ी नहीं और सिराज समझ गया और भाग गया। तो सिराज जब भाग रहा था तो इस मीर जाफर का बेटे का नाम है, मीर जाफर का बेटा है मीरन, वो भी इसके पीछे पीछे गया और इसने ढूंढ करके, मीरन ने क्या किया था? सिराज की गर्दन काट दी थी, सिराज की गर्दन काट दी थी। अब एक क्वेश्चन बनेगा, प्लासी की युद्ध को एक दुख भरी रात किसने कहा है? प्लासी के युद्ध को दुख भरी रात किसने कहा है? प्लासी के युद्ध को दुख भरी रात, बताएं जी, दुख भरी रात किसने कहा है? तो वो एक लेखक हैं नवीन चंद्र सेन। क्या बोलोगे? नवीन चंद्र सेन ने ये बात कही है, नवीन चंद्र सेन ने। ओके, अब कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये तो हमेशा बता देंगे दोस्त की प्लासी की लड़ाई जो है वो अंग्रेजी राज की स्थापना का कारण मानी जाती है या स्थापना की शुरुआत का कारण मानी जाती है? बताएं क्या लिखोगे? तो शुरुआत कहेंगे या स्थापित हो गया था इससे शासन? तो आप क्या कहेंगे? भैया प्लासी का युद्ध तो शुरुआत है और बक्सर के युद्ध को माना जाता है कि वो स्थापना का कारण बना। बहुत बढ़िया मिस्टर अक्की ठाकुर, हमेशा अच्छा आंसर। इनमें से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो कौन है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले? मराठा है। अंग्रेजों ने मराठाओं से कितने युद्ध लड़े थे भैया? 3 युद्ध लड़े, 1775 से 82, ये फर्स्ट वॉर था। सेकंड वॉर जो अंग्रेजों से लड़ा इन्होंने वो था आपका 1803 से 1805 था, 1803 से 1805 था। और जो थर्ड वॉर था वो लड़ा था इन्होंने 1817 से। ये मैंने आज ही क्लास में आपको पढ़ाया था 1 बजे। किसको आज 1 बजे वाली क्लास के कौन कौन बच्चे हैं? हम सब करो, क्या बोलेंगे? तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों में जो रघुनाथ राव था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया और 1775 में उसने एक संधि साइन की, सूरत की संधि। क्या? सूरत की संधि। तो अंग्रेज फिर आपका इनके बीच में संघर्ष हुआ, लेकिन फिर 1782 में एक संधि हुई, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताएं फटाफट से। तो वो थी सालबाई की संधि। तो कभी भी पूछे प्रथम अंगल मराठा युद्ध, पहली बात तो कितने युद्ध हुए अंगल मराठा, यानी कि अगर मैं पूछूं अंग्रेज और मराठाओं के बीच कितने युद्ध हुए थे, तो 3 युद्ध हुए टोटल, जिसमें से पहले की शुरुआत किससे हुई? सूरत की संधि से। खत्म किससे हुआ? सालबाई ट्रीटी से अंत हुआ उसका, एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए। जो पेशवा थे माधवराव नारायण द्वितीय, उनको पेशवा स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ पर बहुत सारी संधियां हुई थी, जैसे 1803 में कौन सी संधि हुई थी? एक तो हुई थी इसमें अर्जुन गांव की संधि, एक आपका देव गांव की संधि हुई थी। 1805 की संधि बहुत इंपॉर्टेंट, 1805 में एक संधि हुई थी, उसका नाम है राजापुर घाट ट्रीटी। कौन सा? राजापुर घाट संधि। राजापुर घाट संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मराठाओं के साथ में ही की थी। 1817-18 में यहाँ पर एक संधि साइन हुई थी, मंदसौर की संधि। कौन सी? मंदसौर संधि कब साइन हुई थी आपका? तो 1818 में हुई थी। ये किसके साथ में हुई थी? आपका जो होलकर थे, होलकर सम्राटों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर ली थी। क्वेश्चन क्या है? 1818 की घटना यहाँ पर याद रख लेना, क्या हुआ था? यहीं पर 1817 में क्या हो गया था? मराठा संघ खत्म हो गया था। मराठा संघ का खत्म, यानी कि अबोलिशमेंट ऑफ मराठा एम्पायर। ये कब हुआ? 1817 में ये हुआ था, ये हमको पता होना चाहिए। तीनों वॉर पता होना चाहिए, उनकी डेट पता होना चाहिए, कौन कौन सी ट्रीटी उनमें साइन हुई है। तो यहाँ पर कौन सी हुई है? मंदसौर की ट्रीटी। मंदसौर की ट्रीटी का दूसरा नाम क्या है? तो उसको भैया हम मंडेश्वर ट्रीटी भी बोलते हैं, मंडेश्वर। तो एग्जाम में कभी मंडेश्वर मिले या आपका मंदसौर मिले तो आपको पता होना चाहिए। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दूसरे नंबर का। तो पहले तो केटू का क्या नाम है? तो केटू का नाम है भैया आपका गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन नाम है, और गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है आपका 8611 मीटर। तो जो सेकंड है आपका, सेकंड इसमें आती है आपका क्या बोलेंगे? कंचनजंगा, 8598 मीटर। क्या बोलोगे? 8598 मीटर होगा। तो थर्ड कौन सी आ जाएगी? थर्ड बताओ आप मुझे, थर्ड बताना है आपको। तो तीसरी ऊंची चोटी आ जाती है भारत की नंगा पर्वत, और कितनी हाइट है उसकी? नंगा पर्वत की हाइट है साथी भारत में 8126 मीटर है। ओके, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची वो किस देश में है? तो दुनिया की सबसे ऊंची है भैया आपका, दुनिया की सबसे ऊंची, उसका नाम है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? उसको सागर माथा बोलते हैं। और इसकी हाइट लिखो सारे लोग, सागर माथा कहाँ पर है? नेपाल में है। और कितनी हाइट है इसकी? 8848 मीटर है। 8848 मीटर क्या है इसकी हाइट है, जो हमको पता होनी चाहिए। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा कार्डामम पहाड़ियां, कार्डामम जिनको हम बोलते हैं इलायची की पहाड़ियां, क्या इलायची की पहाड़ियों में वो स्थित है? या अन्नामलाई पहाड़ियों पर, या नल्ला मलाई पर, या आपका नीलगिरी पर? नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को नीले मतलब ब्लू माउंटेन इनको कहा जाता है, ब्लू माउंटेन। मुझे बताओ किस स्टेट में स्थित है ब्लू माउंटेन्स? तो ब्लू माउंटेन्स क्या होता है दरअसल में? ये भारत है। हाँ जी भैया। तो ये कौन सा घाट है भैया? ये वेस्टर्न घाट है। ये कौन सा घाट है? ये ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो मिलन बिंदु है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो मिलन बिंदु है, वही क्या है? वही है साथी आपका नीलगिरी हिल्स। क्या है? वही आपका नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, जैसे अन्नामलाई पहाड़ियां लिखा हुआ है यहाँ पे, अन्नामलाई पहाड़ियां, तो ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय जो भारत है, यानी कि जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, इस पे अन्नामलाई पहाड़ियों पर उन पर सबसे ऊंची चोटी है, वो है अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी क्या है आपका? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? जो साउथ इंडिया बोले या पेनिनसुलर इंडिया बोले या प्रायद्वीपीय भारत कहें या साउथ इंडिया कहें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। मैं आपसे जानना चाहूंगा इसकी हाइट कितनी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी हाइट कितनी है? तो उसकी हाइट है साथी आपका 2695 मीटर। क्या बोलेंगे? 2695 मीटर। और डोडा बेट्टा की फिर हाइट कितनी है भैया? डोडा बेट्टा की हाइट कितनी है ये
कौन बताएगा? तो इसकी हाइट है 2637 मीटर। क्या बोलोगे? 2637 मीटर है। तो ये किस नंबर पे आती है? ये आती है सेकंड हाईएस्ट है, यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाइए और साथ ही चयन करें। इधर लिखे हुए हैं भारत के स्टेट, उधर लिखी हुई है हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी अभी बताया, डोडा बेट्टा कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, साथ ही आपका राजस्थान में गुरु शिखर है आपका, जो जहाँ पर माउंट आबू है। और आपका नागालैंड की है सारामती चोटी। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपका धूपगढ़ की चोटी। तो क्या बन जाएगा आंसर बताइए? 4 से शुरू हो जाएगा, उसके बाद में राजस्थान गुरु शिखर है, तो 4 के बाद में 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो एकदम से सही हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूके की सबसे ऊंची चोटी, यूके की सबसे ऊंची चोटी वो है साथी आपका नंदा देवी, नंदा देवी चोटी हो जाएगी। यहां पर हम पूछेंगे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की है कलसूबाई। कौन सी है महाराष्ट्र की बताओ? महाराष्ट्र की कलसूबाई है। वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी बताओ? संदकफू है। कौन सी है? संदकफू कहाँ की है? आपका वेस्ट बंगाल की है। अब मुझे बताओ आप, ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओडिशा, ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है आपका देवमाली। कौन सी? देवमाली। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बताओ? अरुणाचल की, अरुणाचल की जो साथी हाईएस्ट पीक है अरुणाचल की है आपका, क्या बोलेंगे? कांगतो, कांगतो। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बताओ? यूपी की है आपका अमसोत शिखर। क्या बोलोगे? अमसोत। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी बताओ साथी? मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक इन मिजोरम, तो वो है आपका फांगपुई। कौन सा है? फांगपुई है, फांगपुई। आप मुझे बताओ कर्नाटका की सबसे ऊंची चोटी, कर्नाटक की, तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी होती है मुल्यनगिरी। कौन सा है? आपका मुल्यनगिरी है, मुल्यनगिरी है, मुल्यनगिरी। झारखंड की बताओ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की आपका पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। ये सबसे ऊंची चोटियां हैं जो स्टेट की हैं, हमेशा मैच मेकिंग के लिए या पूछी जाती हैं। इसमें साथ ही सबसे पहले तो आपको अनाईमुड़ी 2695, इसके बाद में आपको डोडा बेटा 2637, और एक पता होनी चाहिए आपको गुरु शिखर की हाइट। गुरु शिखर की हाइट बताओ, बाकी तो जिस स्टेट का आप एग्जाम देंगे उसमें उसका पूछा जाएगा, तो वो रिसर्च आप करेंगे। मुझे बताओ एक बार फटाफट से, पारसनाथ, पारस 1722 मीटर भैया गुरु शिखर, बहुत कमाल। इसकी हाइट भी लिख लेना ऊपर, इससे हालांकि 5 मीटर और है, जब हम इसको घूमने गए देखने गए तो 1722, वैसे 1722 कही जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गढ़जात की पहाड़ियां क्या उड़ीसा में है? आप कहेंगे हाँ जी भैया। मांडव की पहाड़ियां क्या आपका महाराष्ट्र में है? गलत हो जाएगा। मांडव की पहाड़ियां जो है साथी वो आपका गुजरात में स्थित है। मांडव हिल्स कहां पर है? वो गुजरात में स्थित है। ऐसे ही गुजरात में आपसे बोले राजपीपला हिल्स, क्या बोलोगे? राजपीपला हिल्स कहां पर है? वो गुजरात में स्थित है। नल्ला मलाई की आपका हिल्स आंध्र प्रदेश में। सेवराई कहां पर है? तमिलनाडु में। मैं आपसे पूछूं महादेव हिल्स भारत में कहां पर, किस स्टेट में है? महादेव हिल्स, तो महादेव हिल्स आप कहेंगे भैया मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। राजमहल हिल्स मैं आपसे पूछूं, राजमहल हिल्स बताओ कहां पर है? तो भैया झारखंड में है, झारखंड में। मैं आपसे पूछूं रामगढ़ हिल्स भारत में कहां पर है? तो रामगढ़ हिल्स आप बोलेंगे भैया छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। मैं आपसे पूछ लूं आपका अबोर, अबोर हिल्स कहां पर है? अबोर। मिसमी हिल्स मैं आपसे पूछूं, मिसमी, या मैं आपसे डफला हिल्स पूछ लूं, ये कहां पर है? डफला हिल्स, तो आप बोलेंगे ये है भैया आपका अरुणाचल में। कहां पर है? अरुणाचल में। यहाँ पर एक हिल्स और है, नहीं यही है, तीनों ज्यादा चर्चित यही है। अच्छा सबसे तो इंपॉर्टेंट आप जानती हैं गारो खासी जयंतिया, वो कहां पर है बताओ जरा? गारो हिल्स कहां पर है? गारो खासी जयंतिया। पिछली प्रैक्टिस की वजह से, अच्छा आप में से इतने कितने साथी थे जिन्होंने पहला नायक किया था पिछले साल वाला? पिछले साल वाला जिन्होंने लेट किया हो, 4 महीने पहले किया हो, 6 महीने पहले किया हो, तो नायक भी कर चुके हो, तो अभी आपके लिए बहुत सारी चीजें फिंगर टिप्स हो जाएंगी। फिंगर टिप्स हो जाएंगी तो इसका मतलब है अब जो चीजें हम बढ़ रहे हैं और पुरानी चीजों को याद करें तो बहुत कमाल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो जी फटाफट से। तो आप कहेंगे गारो खासी जयंतिया, ये आपका कहाँ की है? मेघालय की। इन तीनों में वर्षा सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो वो खासी में होती है। लुसाई हिल्स बताओ भारत में कहां पर है? लुसाई हिल्स वो आपका मिजोरम में है, मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में स्थित है। बोलो बाबू बूदन की पहाड़ियां कहां पर है? बाबू बूदन जो साथी आपका पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? वो कर्नाटका में है। कहां पर है? बाबू बूदन आपका कर्नाटका में है। कोई दिक्कत? भैया कंचनजंगा की एक बार हाइट देखिए, देख लेते हैं दोस्त, कितना, क्या बोलेंगे कितना लिखा हमने? कंचनजंगा की जो साथी एक बार हाइट कहां पर लिखी हुई है कंचनजंगा, बताएं जरा? 8598 मीटर, 8598। इसकी दो हाइट पे आपको डाउट हो सकता है साथी, एक तो इसका जो 8586 बताया जाता है, 8586 और 8598 दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से डेटा के हिसाब से देख लेना, आपका एग्जाम में जो पूछा जाए 8586 मीटर भी कही जाती है आपका, 8598 मीटर भी कही जाती है। ओके, तो ये दोनों डेटा है आपका, ये देख लेना एक बार। ओके, शायद मेरे हिसाब से ज्यादा परफेक्ट, मुझे ही शायद थोड़ा सा डाउट है इसमें, ज्यादा परफेक्ट डेटा 8586 है। आप देख लेंगे इसको, क्योंकि इसके दोनों डेटा मुझे ध्यान है, 8586 भी 8598 भी। बोलेंगे जी सिडबी की स्थापना की गई थी? सिडबी सबसे पहले तो सिडबी भैया 8586 ही ज्यादा माना जाता है, ठीक है वही रख लो तो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे सिडबी की स्थापना की गई थी किसके लिए? तो सिडबी की स्थापना हुआ था स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। किसके लिए? फुल फॉर्म लिखे भैया आपका सिडबी का, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल, यूपी पुलिस वालों तुम ध्यान रखना फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, स्मॉल हेडक्वार्टर बहुत पूछे जाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ, क्या बोलोगे? स्मॉल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बैंक ऑफ, डेवलपमेंट सॉरी डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था ये बताएं जरा, कब बना था, किस वर्ष में बना था? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो सिडबी की जो स्थापना हुई है साथी वो हुई है आपका 2 अप्रैल 1990 को, और इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ में। इसका एक्ट कब आया था? क्या बोलेंगे? एक एक्ट पारित करके इसको बनाया गया, एक एक्ट के माध्यम से। तो वो एक्ट कब आया था बताओ? वो एक्ट कब आया था? तो वो एक्ट आया था इसका 1989 में, 1989 में।
सिडबी को रेगुलेट कौन करता है बताओ? सिडबी को साथी, सिडबी को रेगुलेट कौन करता है? सिडबी इज रेगुलेटेड बाई, इसको विनियमित कौन करता है? तो ये विनियमित होता है, रेगुलेट होता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विनियमित किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। मुझे बताओ सिडबी का जो समाचार पत्र है, रेलवे एग्जाम में पूछा गया आपका ग्रुप डी में, सिडबी का साथी जो न्यूज पेपर है, समाचार पत्र है, वो कौन सा है? तो सिडबी का जो समाचार पत्र है वो है आपका माइक्रो फाइनेंस पल्स। कौन सा? माइक्रो फाइनेंस पल्स क्या है? इनका समाचार पत्र है। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना था, जिन साथियों ने सीपीओ दिया हो अभी पिछला वाला 2024 वाला, तो एक मुद्रा स्कीम चली थी हमारे देश में 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा जानते हो? मुद्रा, थम्स अप करें जी भैया जानते। तो क्वेश्चन पूछा गया था साथी कि मुद्रा मुद्रा योजना में सिडबी की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, यानी कितने प्रतिशत का योगदान उसका होता है, योगदान। तो क्या बोलेंगे? मुद्रा में इसका योगदान क्या है सिडबी का? मुद्रा में जो योगदान है साथी आपका, क्या बोलेंगे? मुद्रा में जो योगदान है वो 100% का है। कितना? 100% का। यानी कि जो देश में आपका मुद्रा योजना चली उसके लिए पैसा कहां से आता है? सिडबी से आता है, सिडबी से। तो मुद्रा योजना का फुल फॉर्म लिखे, मुद्रा क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो याद रख लेना 8 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी। मैं आपसे पूछूंगा इसमें बताओ मुद्रा में आर का मतलब क्या है? आर का फुल फॉर्म लिखें आप। इसका मतलब होता है आपका एम फॉर माइक्रो, यू फॉर यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स, डी फॉर होता है इसमें डेवलपमेंट, और आर फॉर होता है रीफाइनेंस। क्या होता है? रीफाइनेंस एजेंसी ये होती है आपका, रीफाइनेंस एजेंसी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक साथी यहां पर सिडबी के लिए बनाया गया था आपका, क्या बोलेंगे उसको? सिडबी लिखना। एक बनाया गया था सिडबी फाउंडेशन, सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। क्या बोलेंगे? सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। ये कब बनाया गया था? इसको बोलते हैं एसएफएमसी की स्थापना कब हुई थी? तो एसएफएमसी की स्थापना हुई थी 1999 में। क्या बोलोगे? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर लखनऊ, और इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, एक इसका रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, और एसएफएमसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा तो इंपॉर्टेंट है, अपने हाथ से लिखा गया एक एक अक्षर साथी महत्वपूर्ण है, बशर्ते आपको उसको तैयार करना होगा, उसको तैयार करना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।